सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हर रात जब पूरा देश सो रहा होता है ना, हम्म तो अरबों रुपए एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर होते हैं, हम्म और वो भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप पर। बिल्कुल। और अगर ये सिस्टम एक दिन के लिए भी रुक जाए ना, तो अगले दिन एटीएम्स बिल्कुल खाली हो जाएंगे। आई मीन बिजनेसेस रुक जाएंगे और पूरी इकोनॉमी फ्रीज हो जाएगी। सही में। तो इस गहन विश्लेषण में हम आज किसी टेक्स्ट बुक की बात नहीं करने वाले हैं। हम सीधा ना ग्लोबल इकोनॉमी के इंजन रूम में चल रहे हैं। मेरा मतलब है चैप्टर 7 फाइनेंशियल मार्केट्स में। हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है लोगों को। वही ना, बाहर से देखने में ये किसी इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस जैसा लगता है जहां बस लाल और हरे नंबर्स फ्लैश हो रहे होते हैं। हम्म पर अंदर आने पर समझ आता है कि एक आम सुपरमार्केट या बाजार जैसा ही है। हाँ, बस फर्क इतना है कि सब्जियों की जगह यहाँ पैसा और एसेट्स ट्रेड होते हैं। एग्जैक्टली। और आज का हमारा मकसद यही है कि इन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम्स को आसान और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझा जाए। सही कहा। तो इस गहन विश्लेषण में हम ओवरनाइट लोन से लेकर ग्लोबल रेगुलेटर्स तक सब कुछ कवर करने वाले हैं। हम्म तो शुरुआत करते हैं इस बड़े पिक्चर से। ब्रॉड लेवल पर देखें तो इस फाइनेंशियल इकोसिस्टम को हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट और तीसरा फॉरेक्स मार्केट। अच्छा, तो ये फाइनेंशियल मार्केट बेसिकली एक ऐसी जगह हुई जो बायर्स और सेलर्स को एक साथ लाते हैं ताकि वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स या करेंसीज को ट्रेड कर सकें। बिल्कुल। पर यहाँ सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ना, वो कोई करेंसी या एसेट नहीं है, वो है टाइम। टाइम मतलब वक्त। हाँ, ड्यूरेशन। टाइम ही तय करता है कि एक्चुअली कौन से बाजार में डील चल रही है। जैसे मनी मार्केट की बात करें तो ये स्ट्रिक्टली शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए होता है। मतलब 1 साल या उससे कम के लिए। ओह अच्छा, तो लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर। राइट। और क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का मैटर है, तो इसका कंट्रोल पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के हाथ में होता है। यही वो स्पेसिफिक अरीना है जहां आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है और देश की मनी सप्लाई मैनेज करता है। मैं सोच रही थी कि जब वक्त 1 साल से ज्यादा का हो जाए तब क्या होता होगा। तब हम कैपिटल मार्केट में आ जाते हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म फंड्स रेज होते हैं ग्रेटर देन 1 ईयर। इसमें दोनों आते हैं, इक्विटी भी और डेट भी। अब क्योंकि इसमें ड्यूरेशन ज्यादा है तो इसको कॉर्पोरेट लेवल पर सेबी रेगुलेट करता है। हालांकि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जीसेक्स के लिए आरबीआई का रोल वहां भी रहता है। गॉट इट। और तीसरा हिस्सा फॉरेक्स मार्केट है जहां फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है ना। बिल्कुल सही। तो चलिए वापस थोड़ा उस टाइम वाले फैक्टर पर आते हैं। हाँ, खासकर मनी मार्केट में इसमें ओवरनाइट से लेकर 364 डेज तक का विंडो होता है। तो बैंक्स इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट से फंड्स कैसे मैनेज करते हैं। देखिए इसके अलग अलग लेयर्स हैं। सबसे पहले आता है कॉल मनी, जिसे नोटिस और टर्म मनी के साथ देखा जाता है। अगर किसी बैंक को बहुत ही इमीडिएट जरूरत है, लाइक कुछ घंटों से लेकर सिर्फ एक रात के लिए, तो वो कॉल मनी यूज करता है। रात भर के लिए, वाह। हाँ बिल्कुल, ओवरनाइट। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए, मतलब 2 से 14 दिन के लिए, तो नोटिस मनी आता है। और अगर 14 दिन से ज्यादा के लिए चाहिए तो टर्म मनी। अच्छा, इसको तो एक दोस्त से उधार लेने से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कॉल मनी मतलब यार आज रात भर के लिए पैसे दे दे, सुबह लौटा दूंगी। और टर्म मनी मतलब अगले महीने तक के लिए उधार चाहिए। हाँ हाँ, वही वही एग्जैक्टली। ये बेसिकली बैंक्स अपनी डेली स्टैट्यूटरी रिजर्व्स मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। पर जब सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई पिक्चर में आता है, तब रिपो और रिवर्स रिपो मार्केट एक्टिवेट होता है। ये ओवरनाइट या शॉर्ट टर्म लेंडिंग और बोरोइंग मैकेनिज्म है। सही कहा। और इसमें एक क्रूशल नोट ये भी है ना कि जब आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी जीसैक्स मार्केट से खरीदता है तो वो क्या करता है। वो एक्चुअली इकोनॉमी में नया पैसा पंप कर रहा होता है। मतलब जब उन्होंने सिक्योरिटीज खरीदी तो बैंक्स को पेमेंट दी और इस तरह से मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, और अगर गवर्नमेंट को अपनी कैश फ्लो संभालनी हो तब। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर टेम्परेरी मिसमैच ठीक करना हो, मैच्योरिटी हमेशा 91 डेज से कम होती है। आई सी। ये तो वही बात हो गई ना कि सैलरी आने में 1 हफ्ता बचा है और छोटे खर्चों के लिए किसी ने क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बिल्कुल वैसा ही काम करता है। फिर इसमें आते हैं ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स। इनके स्टैंडर्ड टेनर्स होते हैं 91 डे, 182 डे और 364 डे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टी बिल्स ना
जीरो कूपन सिक्योरिटीज होते हैं। वेट, जीरो कूपन? अगर इस पर कोई इंटरेस्ट या कूपन मिलता ही नहीं है तो कोई भी नॉर्मल इंसान इसमें इन्वेस्ट क्यों ही करेगा? हाँ, ये बहुत लॉजिकल डाउट है। देखिए, जीरो कूपन का मतलब जीरो रिटर्न नहीं होता। दरअसल ये डिस्काउंट पर इशू होते हैं और फेस वैल्यू पर रिडीम होते हैं। मतलब आसान भाषा में? मतलब मान लीजिए एक टी बिल की फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो सरकार उसे इशू करते वक्त 96 रुपए में बेचेगी। जब मैच्योरिटी आएगी तो सरकार पूरे 100 रुपए वापस करेगी। तो वो जो 4 रुपए का फर्क है, वही इन्वेस्टर का एक्चुअल प्रॉफिट है। बिना किसी एक्सप्लिसिट इंटरेस्ट के भी रिटर्न मिल गया। ओ, अब समझ आई बात। बहुत स्मार्ट सिस्टम है ये। पर इन सबको मेजर कैसे करते हैं? इनका बेंचमार्क क्या होता है? ग्लोबल इंटरबैंक लेंडिंग रेट के लिए लाइबोर यूज होता था और इंडिया में मिबोर चलता है, यानी मुंबई इंटरबैंक ओवरनाइट रेट। एक बात और, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या रूल्स के हिसाब से अगर कोई आम रिटेल इन्वेस्टर प्राइमरी मार्केट में टी बिल्स खरीदना चाहे तो क्या उसे कोई स्पेसिफिक अकाउंट चाहिए? हाँ, बिल्कुल। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए टी बिल्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट ओपन करना मैंडेटरी है। ये बहुत जरूरी रूल है। ये तो हो गया चलिए बैंक्स और गवर्नमेंट का शॉर्ट गेम। लेकिन कमर्शियल लेवल पर जो प्राइवेट कॉर्पोरेट्स होते हैं उनकी शॉर्ट टर्म फंडिंग कैसे होती है? जैसे सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट या सीडी, ये लोग कब इशू करते हैं? देखिए, सीडी कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि रीजनल रूरल बैंक्स या लोकल एरिया बैंक्स इन्हें इशू नहीं कर सकते। ये तब इशू होते हैं जब ना बैंक की अपनी डिपॉजिट ग्रोथ स्लगिश चल रही हो, मतलब लोग नया पैसा बैंक में नहीं डाल रहे हैं, पर अचानक से क्रेडिट डिमांड हाई हो जाए। हाँ, जैसे फेस्टिवल सीजन आ गया, दिवाली पे सब लोगों को कार लोन या होम लोन चाहिए होता है, तो बैंक्स को एक्स्ट्रा कैश उठाना ही पड़ता है मार्केट से। एग्जैक्टली। और इनका मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपये होता है। ये ट्रेडेबल तो जरूर होते हैं, पर इन सीरीज के अगेंस्ट कोई लोन ग्रांट नहीं किया जा सकता। ये रूल है। राइट। और कमर्शियल पेपर यानी सीपी क्या होते हैं फिर? सीपी थोड़े अलग हैं। ये एक तरह के अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, जो 7 दिन से लेकर 1 साल तक के लिए इशू होते हैं। इन्हें एनबीसीज, कॉर्पोरेट्स या एआईएफसीज इशू करते हैं, मोस्टली अपने अकाउंट्स रिसीवेबल या इन्वेंट्रीज की जरूरत पूरी करने के लिए। अनसिक्योर्ड है तो इसका मतलब रिस्क बहुत बड़ा होगा यहाँ। हाँ, इसी वजह से रूल्स हैं। इनके लिए किसी आरबीआई अप्रूवल की तो जरूरत नहीं होती, पर कंपनी की मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A3 होनी चाहिए। ये भी टी बिल्स की तरह डिस्काउंट पर इशू होते हैं। और कमर्शियल बिल्स, ये सेलर और बायर के बीच का कुछ चक्कर है ना? हाँ, ये सिंपल ट्रेड बिल्स हैं। जो सेलर है वो बायर पर एक बिल ड्रॉ करता है। इनकी मैच्योरिटीज आमतौर पर 30, 60 या 90 दिन की होती हैं। ये तो सीधा दुकानदार और होलसेलर के बीच का 60 दिन वाला उधार हो गया। हाँ, पर एक कंपनी दूसरी कंपनी से सीधा उधार नहीं ले सकती क्या? ले सकती है। उसे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स या आईसीडीज कहते हैं। ये बेसिकली अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट लोन्स होते हैं। और इन सब इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग आसान बनाने के लिए ना एक और इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, DFHI, यानी डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इसे आरबीआई ने 1988 में एस्टैब्लिश किया था, ताकि सेकेंडरी मनी मार्केट डेवलप हो सके। ओके, सेकेंडरी मार्केट, वही मैं बोलने वाली थी। ये दो वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। इनका मेन डिफरेंस एसेट्स के बनने और उनकी ट्रेडिंग में है ना? बिल्कुल। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो ये एक तरह से द जेनेसिस है। ये वो जगह है जहां पहली बार कोई भी फाइनेंशियल एसेट बनता है, यानी इशू होता है। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैपिटल फॉर्मेशन पर पड़ता होगा, क्योंकि सारा पैसा सीधा सेवर्स के पॉकेट से निकलकर बिजनेसेस के पास जा रहा है। सही पकड़ा। और प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बाइंग यानी खरीदारी होती है। यहाँ प्राइसेस कंपनी खुद फिक्स करती है। इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे पब्लिक इशू जो सबके लिए खुला है, फिर राइट्स इशू जो सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए है। और प्राइवेट प्लेसमेंट भी तो होता है जहां मैक्सिमम 49 इन्वेस्टर्स को ही अप्रोच करते हैं। और एक वो होता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट सिलेक्ट एंटिटीज के लिए, और हाँ, QIP जो सिर्फ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को मिलता है। एग्जैक्टली। अब अगर कोई सिक्योरिटी पहले से इशू हो चुकी है तो लोग उसे हमेशा होल्ड तो नहीं करेंगे ना। वहां काम आता है सेकेंडरी मार्केट, यानी दी एक्सचेंज। ये पुरानी सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग के लिए होता है और एसेट्स को मार्केटेबल बनाता है। यहाँ लोग बाय और सेल दोनों कर सकते हैं और प्राइसेस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मूव होते रहते हैं।
किसी स्पेसिफिक स्टॉक एक्सचेंज पर। सही बात है। अगर इसको किसी एनालॉजी से समझें तो प्राइमरी मार्केट किसी कार शोरूम से एकदम नई चमचमाती गाड़ी खरीदने जैसा है, और सेकेंडरी मार्केट एक यूज कार प्लेटफॉर्म जैसा हो गया जहां ओनर्स आपस में गाड़ियां खरीदते और बेचते हैं। वाह, परफेक्ट एनालॉजी है ये। और इसी मार्केट के अंदर हम एक इटर्नल बैटल देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के दो मेन पिलर्स के बीच, डेट वर्सेस इक्विटी। यस, डेट और इक्विटी मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक। इसमें सबसे बड़ा फर्क ओनरशिप का है, राइट? अगर मैं डेट लेती हूँ तो मैं उस कंपनी की क्रेडिटर बन जाती हूँ। बिल्कुल, और इसमें रिस्क रिलेटिवली लो होता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के वक्त ये बड़ा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इसमें रिटर्न के रूप में फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। कंपनी की नज़र से देखें तो इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल होता है और प्रिंसिपल रीपेमेंट पर आपको कोई कैपिटल गेन्स टैक्स यानी सीजीटी नहीं देना पड़ता। और अगर कंपनी दिवालिया हो जाए तो सबसे पहला क्लेम भी मेरा ही होगा क्योंकि मैं क्रेडिटर हूँ। वहीं दूसरी तरफ इक्विटी लेने का मतलब है मैं उस बिजनेस में मालिक यानी ओनर बन गई। हाँ, और ओनर बनने के अपने खतरे हैं। ये हाई रिस्क है। इकोनॉमिक बूम में फायदा तो बहुत है, पर रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। इरेगुलर डिविडेंड्स मिलते हैं बस, और टैक्स का भी फायदा नहीं है। डिविडेंड्स टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते, ऊपर से बेचने पर सीजीटी भी लगता है। और अगर कंपनी डूबी तो मेरा नंबर लाइन में सबसे आखिरी आएगा क्लेम लेने के लिए। इसको ना ऐसे भी सोच सकते हैं कि डेट बेसिकली बैंक से होम लोन लेने जैसा है। इंटरेस्ट तो देना ही होगा चाहे आप कमाएं या ना कमाएं। लेकिन इक्विटी अपने दोस्त के बिजनेस में पार्टनर बनने जैसा है। प्रॉफिट हुआ तो बांटेंगे, नुकसान हुआ तो दोनों सहेंगे। सही है। वैसे डेट को आप थोड़े टाइम बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो, पर इक्विटी को वापस डेट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओह अच्छा, ये वन वे स्ट्रीट है काइंड ऑफ। हाँ। वैसे इक्विटी की जब हम बात करते हैं ना तो वहां इक्विटी कैपिटल ट्री का एक लंबा कॉन्सेप्ट आता है। ये इतने अलग अलग लेवल्स क्यों हैं शेयर्स इशू करने के? वो इसलिए ताकि कंपनीज लीगल फ्रेमवर्क में फ्लेक्सिबल रहें। इसके 4 मेन हिस्से होते हैं। पहला, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये वो मैक्सिमम लिमिट है जो कंपनी लीगली इशू कर सकती है। दूसरा, इशूड कैपिटल, जो एक्चुअली शेयर होल्डर्स को ऑफर किया गया है। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता होगा जो दिखाता है कि कितने पोटेंशियल शेयर होल्डर्स ने शेयर खरीदने की कमिटमेंट दी है। और आखिर में पेड अप कैपिटल, आई गेस वही वो रियल मनी है जिसके लिए एक्चुअल पेमेंट रिसीव हो चुकी है। बिल्कुल सही। अब कैपिटल की बात चल रही है तो थोड़ा वापस डेट की तरफ, स्पेसिफिकली बॉन्ड्स की तरफ घूमते हैं। हाँ, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग इन टर्म्स को वैसे यूज कर लेते हैं, पर इनमें एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है ना? हाँ, एकदम है। देखिए, बॉन्ड जो होता है वो फिजिकली किसी एसेट द्वारा सिक्योर्ड होता है, लेकिन डिबेंचर पूरी तरह अनसिक्योर्ड होता है। वो सिर्फ इशूअर की मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर बैक्ड होता है। उसमें कोई कोलैटरल नहीं होता। अच्छा, मतलब डिबेंचर में रिस्क थोड़ा ज्यादा है। हाँ। पर इनमें जो सबसे कॉम्प्लेक्स चीज लगती है लोगों को वो है बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का रिलेशनशिप। सुना ये दोनों उल्टे चलते हैं। सही सुना है। इन दोनों के बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यील्ड असल में इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है। तो होता क्या है कि जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो यील्ड गिरती है, और जब प्राइस गिरती है तो यील्ड बढ़ जाती है। इसे ऐसे सोचते हैं जैसे कोई सीसॉ या झूला हो। अगर एक साइड ऊपर जाएगी तो दूसरी साइड को नीचे आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। पर इनके प्राइसेस को हिलाता कौन है? इम्पैक्ट कहाँ से आता है इन पर? एक तो लोकल इम्पैक्ट होता है आरबीआई का। उसका डायरेक्ट लिंक है डोमेस्टिक लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन से। पर एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग इम्पैक्ट आता है बाहर से, यूएस फेड से। यूएस फेड, अमेरिका का सेंट्रल बैंक, हमारे बॉन्ड्स को कैसे असर डाल रहा है? देखिए, अगर यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, मतलब प्राइसिंग यूएस रेट्स, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को वहां ज्यादा सेफ और अच्छा रिटर्न मिलने लगता है। इस वजह से वो अपना पैसा यहां से निकाल लेते हैं। इंडियन जी-सेक्स की डिमांड अचानक डिक्रीज हो जाती है, जिससे इंडियन बॉन्ड्स के प्राइसेस ड्रॉप होंगे और उनकी यील्ड्स बढ़ जाएंगी। ओह, इस प्रोसेस को ही तो कैपिटल फ्लाइट कहते हैं। आई रिमेम्बर। एग्जैक्टली। इसके अलावा अगर मार्केट को ध्यान से देखो तो कुछ अलग अलग वेरिएशंस के बॉन्ड्स भी मिलते हैं। फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग बॉन्ड्स होते हैं। फिक्स्ड में स्टैटिक कूपन होता है और फ्लोटिंग में इंटरवल्स पर रेट रीसेट होता है। फिर एक होता है परपेचुअल या कंसोल बॉन्ड। परपेचुअल
मतलब इसकी कोई एक्सपायरी या मैच्योरिटी डेट ही नहीं होती क्या? सही कहा, इसकी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, बस हमेशा एक स्टेडी इंटरेस्ट मिलता रहता है। फिर बेयरर बॉन्ड्स आते हैं, जहां ओनर का नाम रजिस्टर्ड ही नहीं होता, जिसके हाथ में वो फिजिकल पीस ऑफ पेपर है वही मालिक है। वो तो फिल्म वाले ब्रीफकेस की तरह हो गया है जिसमें बेरर बॉन्ड्स होते थे, और वही पुराने जीरो कूपन वाले बॉन्ड्स जो डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं और उन पर इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है। पर मार्केट में कुछ अजीब और क्वर्की नाम वाले बॉन्ड्स भी होते हैं, जैसे मसाला बॉन्ड्स, महाराजा बॉन्ड्स। इनके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है यार? देखिए, ये सारे ना जियोग्राफिक बॉन्ड्स है। मसाला बॉन्ड्स का मतलब है वो रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स जो इंडिया के बाहर इशू होते हैं, ताकि इंडियन कंपनी पर करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क ना आए। महाराजा बॉन्ड्स आईएफसी इशू करता है, पर इंडिया के अंदर। और मैंने पैंडा बॉन्ड्स के बारे में भी पढ़ा था, जो युआन ओवरसीज में डिनोमिनेटेड होते हैं, और रिदाशी मसाला बॉन्ड्स जो जापान के मार्केट के लिए होते हैं। नाम तो सुन के मजा ही आ जाता है, पर ध्यान से सोचो तो इन क्वर्की नामों के पीछे कितनी सीरियस इकोनॉमिक्स छुपी है ना? बिल्कुल। और पर्पस के हिसाब से भी बॉन्ड्स डिजाइन होते हैं, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स जो स्पेशली क्लाइमेट या इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए होते हैं। फिर इम्पैक्ट बॉन्ड्स आते हैं जो सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अनसिक्योर्ड फंडिंग लाते हैं। एक बहुत ही अलग प्रपोजल मैंने सुरजीत भाला का सुना था, एलिफेंट बॉन्ड्स को लेकर, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था कि अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम या ब्लैक मनी पर 50% मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट करवाया जाए इन बॉन्ड्स में। काफी डेयरिंग आइडिया था। और गवर्नमेंट के पास भी अपने टूल्स होते हैं, जैसे स्पेशल जीरो कूपन रिकैप बॉन्ड्स। ये आम पब्लिक के लिए नहीं, नॉन ट्रेडेबल बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट डायरेक्टली बैंक्स को इशू करती है, ताकि उनमें इक्विटी इंजेक्ट करके उनकी बैलेंस शीट्स ठीक की जा सकें। ओह, जैसे रेस्क्यू पैकेज हो। और एक आईआईबी भी तो होता है, इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इन्फ्लेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड होते हैं। हाँ, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अर्बन लोकल बॉडीज भी पीछे नहीं है। जैसे बेंगलुरु ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड करने के लिए मुनी बॉन्ड्स इशू किए थे। उदय बॉन्ड्स भी आए थे, जो बैंक्स को इसलिए इशू किए गए थे ताकि वो डिस्कॉम यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का ह्यूज डेट बर्डन टेक ओवर कर सकें। और गोल्ड का क्या? सोना तो इंडियंस को सबसे ज्यादा पसंद है, उसके लिए भी कोई बॉन्ड है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जी हाँ, इनका मेन पर्पस फिजिकल गोल्ड के ह्यूज इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है। ये ग्राम्स ऑफ गोल्ड में डिनोमिनेटेड होते हैं, पर इनका सेटलमेंट कैश में ही होता है। सही है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो मुझे हमेशा थोड़ा ट्रिकी लगता है, डेरिवेटिव्स। ये ऐसे लगते हैं जैसे किसी शैडो मार्केट की बात हो रही हो। असल में डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? देखिए, डेरिवेटिव्स ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटीज हैं जिनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। ये अपनी सारी वैल्यू अपने अंडरलाइंग एसेट्स से डिराइव करते हैं। ये अंडरलाइंग एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर कमोडिटीज, जैसे गेहूं और चावल। अच्छा, और इनमें ट्रेडिंग कहाँ होती है? इन्हें मोस्टली ओटीसी यानी ओवर द काउंटर या फिर प्रॉपर्ली किसी एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। इनमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स के बीच होता है। हाँ, वही। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर सुनने में सेम लगते हैं, इनका एक्चुअली प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो फॉरवर्ड एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है। ये ओटीसी होता है, यानी कंप्लीटली अनरेगुलेटेड। इसमें सेटलमेंट फिजिकल या कैश हो सकती है, पर इसमें डिफॉल्ट का रिस्क सबसे ज्यादा होता है क्योंकि कोई रेगुलेटर नहीं है बीच में, और लिक्विडिटी काफी लो होती है। ओके, इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है और एक ब्रेड बनाने वाली कंपनी है। उन दोनों ने डिसाइड किया कि 6 महीने बाद गेहूं का दाम जो भी हो वो आज ही एक दाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये फॉरवर्ड हो गया। पर अगर मार्केट में दाम बहुत बढ़ गया तो किसान मुकर सकता है ना, डिफॉल्ट रिस्क हो गया। तो फ्यूचर इसमें कैसे अलग है? वाह, बढ़िया मिसाल है। फ्यूचर्स बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है, पर वो एक स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है, यानी कंप्लीटली रेगुलेटेड। एक्सचेंज गारंटी देता है कि कोई पार्टी भागेगी नहीं। तो डिफॉल्ट का रिस्क खत्म। और इसमें सेटलमेंट फिजिकल होती है या कैश? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में मोस्टली सेटलमेंट कैश में ही होती है, और उनकी ट्रेडिंग आम मार्केट में होती है, इसलिए वहां हाई लिक्विडिटी होती है। इनके अलावा डेरिवेटिव्स में और भी टूल्स होते हैं, जैसे स्वॉप्स। स्वॉप में बेसिकली एक कैश फ्लो को दूसरे के साथ एक्सचेंज किया जाता है, जैसे एक कंटिन्यूअस लूप ऑफ एक्सचेंज चल रहा हो। और ऑप्शंस, कॉल और पुट, ये तो सबने न्यूज में सुना ही होगा। ऑप्शंस इन फ्यूचर से कैसे अलग है? ऑप्शंस का फंडा बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बायर के पास राइट्स होते हैं, पर कोई ऑब्लिगेशन या मजबूरी नहीं होती। मतलब
मतलब अगर अपने ऑप्शन खरीदा तो आप चाहो तो डील एग्जीक्यूट करो, ना चाहो तो छोड़ दो। आपका सिर्फ वो शुरुआती प्रीमियम का नुकसान होगा। लेकिन हाँ, अगर बायर एक्सरसाइज करने का सोचे तो सेलर के ऊपर मजबूरी यानी ऑब्लिगेशन है उसे एग्जीक्यूट करने की। गॉट इट। तो इसमें कॉल ऑप्शन का मतलब हुआ राइट टू बाय द अंडरलाइंग स्टॉक और पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल। सही? एकदम सही। और इसमें एक लॉन्ग टर्म वेरिएंट भी आता है जिसे लीप्स कहते हैं। लीप्स, ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म इक्विटी एंटिसिपेशन सिक्योरिटीज। ये ऐसे ऑप्शंस हैं जिनकी मैच्योरिटी आमतौर पर 1 से लेकर 3 साल तक चलती है। इंटरेस्टिंग। पर यार, आम आदमी के लिए डेरिवेटिव्स तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए। हर कोई तो ये डेरिवेटिव्स और बॉन्ड्स सीधे मैनेज नहीं कर सकता। तब आते होंगे फंड्स और ट्रस्ट्स पिक्चर में, राइट? पूलिंग रिसोर्सेज। जैसे म्यूचुअल फंड्स। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड्स में लाखों इन्वेस्टर्स का पैसा पूल किया जाता है और एक्सपर्ट्स उस पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स या मनी मार्केट्स में डालते हैं। ये फंड्स सेबी से पूरी तरह रेगुलेटेड होते हैं। इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं, एक ओपन एंडेड जिसमें कंटिन्यूअस बाइंग और सेलिंग अलाउ होती है, दूसरा क्लोज्ड एंडेड। क्लोज्ड एंडेड में आई गेस यूनिट सिर्फ एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर के दौरान ही मिलती होंगी, बाद में एंट्री बंद हो जाती होगी। और आजकल तो ईएसजी फंड्स का बड़ा क्रेज चल रहा है। हाँ, ईएसजी फंड्स काफी ट्रेंडिंग है। इनका पूरा फोकस एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स पर होता है। जो कंपनीज एथिकल रूल्स मानती हैं वहीं पैसा लगाया जाता है। उसके बाद आते हैं ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ईटीएफ्स तो मतलब एक्सचेंज पर किसी आम स्टॉक की तरह पूरे दिन ट्रेड होते रहते हैं ना। इनमें ओपन और क्लोज दोनों के ट्रेड्स मिक्स होते हैं लगता है। सुना है भारत बॉन्ड ईटीएफ के बारे में? ओ हाँ, भारत बॉन्ड ईटीएफ इंडिया का फर्स्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड ईटीएफ था। ये एक्चुअली AAA रेटेड सीपीएसई बॉन्ड्स का एक पूल है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये बड़ा एक्सेसिबल है। बस मिनिमम 1000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 2 लाख रुपए की लिमिट होती है। और इसकी मैच्योरिटी भी प्रीडिफाइंड होती है, जैसे 3 साल या 10 साल। अच्छा। पर अगर किसी को रियल एस्टेट में लगाना हो पैसा, मैं अकेले तो पूरी की पूरी एक ऑफिस बिल्डिंग नहीं खरीद सकती, तो वहाँ रीट्स और इनविट्स काम आते हैं। हम बिल्डिंग के एक छोटे से हिस्से के मालिक बनकर वहाँ से रेंट कमा सकते हैं इन ट्रस्ट्स के थ्रू। बिल्कुल। ये ट्रस्ट्स डायरेक्टली रियल एस्टेट या इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इनकम जनरेटिंग एसेट्स में पैसा लगाते हैं। इनकी ड्यूरेशन लंबी होती है, लगभग 10-15 साल, जो म्यूचुअल फंड्स के रिलेटिवली शॉर्ट कंटिन्यूअस पीरियड से काफी अलग हैं। सही है। आगे बढ़ते हैं द फंडिंग लैडर की तरफ। अभी तक हम मार्केट में पब्लिक पैसे की बात कर रहे थे, पर एक स्टार्टअप या प्राइवेट कंपनी को पैसा कैसे मिलता शुरुआत में? सबसे पहली सीढ़ी होती है एंजल इन्वेस्टर। ये वो एफ्लुएंट लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स को अपनी पॉकेट से कैपिटल तो देते ही हैं, साथ में टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं। उनका एम तुरंत प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस में उनका फेथ होता है। ओह, जैसे शार्क टैंक वाले शार्क्स। वो लोग बस शुरुआती मदद करते हैं किसी प्रॉमिसिंग आइडिया की। वही बिल्कुल वैसा ही। जब कंपनी थोड़ी बड़ी हो जाती है और उसको रैपिड स्केल अप करना होता है तो आते हैं वेंचर कैपिटल यानी वीसी। ये प्रोफेशनल प्राइवेट इक्विटी फॉर्म्स होती हैं जो इमर्जिंग हाई ग्रोथ कंपनीज में आते हैं। इनका ध्यान स्ट्रिक्टली प्रॉफिट और इक्विटी स्टेक लेने पर होता है। और फिर एआईएफ्स भी तो है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। हाँ, एआईएफ सेबी रेगुलेटेड प्राइवेटली पूल्ड फंड्स होते हैं। इनकी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। कैटेगरी 1 जो कि इकोनॉमिकली या सोशली वायबल होते हैं, जैसे वीसी, एंजल, सोशल वेंचर। क्योंकि ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, इनके नॉर्म्स लाइटर होते हैं। अच्छा, और बाकी दोनों कैटेगरीज? कैटेगरी 2 में मेनली प्राइवेट इक्विटी या डेट फंड्स आते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी 3 है। इसमें हेज फंड्स आते हैं जो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए मार्केट में एक्सेसिव रिस्क लेते हैं, इसलिए इनके नॉर्म्स काफी स्ट्रिक्टर होते हैं। मेक सेंस। और सरकार ने भी तो कोई फंड बनाया है, आई रिमेम्बर NIIF करके कुछ। हाँ, NIIF यानी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड। ये एसेंशियली इंडिया का इकलौता सॉवरेन वेल्थ फंड है। इसमें 49% स्टेक गवर्नमेंट का अपना होता है और बाकी 51% डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स पूल करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स से याद आया, देश के बाहर से जो पैसा आता है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर FPI का नाम सबसे ज्यादा सुनने आता है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? एकदम। FDI का नेचर एक्टिव ओनरशिप का होता है। ये देश पर कोई नया डेट नहीं डालता, डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट आती है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ पैसा नहीं लाते, साथ में लॉन्ग टर्म कैपिटल, नई टेक और मैनेजमेंट कंट्रोल भी लेते हैं।
ये एफपीआई की तरह स्पेक्युलेटिव नहीं होते। तो एफडीआई के एंट्री रूट्स कैसे काम करते हैं? दो रूट्स हैं, एक ऑटोमेटिक रूट जिसमें कोई प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, और दूसरा गवर्नमेंट रूट जहां क्लियरेंस चाहिए होती है। खासकर अगर इन्वेस्टमेंट उस देश से आ रही है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो रूल बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाइड होता है। और आई एम श्योर नेशनल सिक्योरिटी के चलते कुछ सेक्टर्स में एफडीआई पूरी तरह से बैंड होगी। बिल्कुल। एटॉमिक एनर्जी, गैम्बलिंग या कसिनोज, चिट फंड्स, सिगार्स और टोबैको प्रोडक्ट्स, रियल एस्टेट फार्म हाउसेज और मोस्टली रिटेल ट्रेडिंग, यहाँ एफडीआई की नो एंट्री है। और दूसरी तरफ है एफपीआई, जिसे एफआईआई भी कहते हैं। एफडीआई अगर शादी है तो एफपीआई एक छोटा वेकेशन है। ये पैसिव ओनरशिप होती है, सेकेंडरी मार्केट में लगती है और बहुत ही शॉर्ट टर्म और लिक्विड होती है, बस स्पेकुलेशन पर चलती है। सही एग्जाम्पल दिया। लेकिन इसमें एक चीज काफी कंट्रोवर्शियल है, पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। ये एनोनिमस होते हैं कुछ। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि अगर कोई अनरजिस्टर्ड फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली अपना नाम सामने न लाना चाहे, तो वो इंडिया में रजिस्टर्ड किसी एफपीआई के जरिए ये पी नोट्स खरीद लेता है। ये बिल्कुल अनोनिमस होता है, इसलिए इसे अनसेफ माना जाता है ब्लैक मनी एंगल से। उफ, ये तो काफी रिस्की लगता है। पर इनके ऑपोजिट क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी क्यूएफआई होते हैं ना? हाँ, क्यूएफआई वो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स होते हैं जो फैट्फ और आईओएससीओ के सारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स को स्ट्रांगली कंप्लाई करते हैं, तो उनमें वैसा रिस्क नहीं रहता। अच्छा, एक सवाल और था। मान लीजिए कि एक भारतीय टेक कंपनी है, उसे अमेरिका के लोगों से इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर वो बेचारी कंपनी वहां प्रॉपर फिजिकल ऑफिस और लिस्टिंग के लंबे प्रोसेस में नहीं पड़ना चाहती। उसके लिए क्या रास्ता है? उसके लिए डिपॉजिटरी रिसीट्स सबसे बेहतरीन रास्ता है। जैसे आपके एग्जाम्पल में वो कंपनी एडीआर यानी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इशू करेगी। वो अमेरिका में इशू होंगे, यूएस डॉलर्स में डिनोमिनेटेड होंगे और अमेरिकन एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होंगे। ये अमेरिकन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ईजी वे है इंडिया में इन्वेस्ट करने का। वाओ, बिना वहां गए इन्वेस्टमेंट मिल गई। फिर तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए जीडीआर होता होगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। हाँ, जीडीआर्स मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज के लिए होते हैं और ये वर्ल्ड वाइड निगोशिएबल हैं। मोस्टली ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं ताकि ग्लोबल रिसोर्सेज मिल सकें। और ठीक इसका उल्टा होता है आईडीआर, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट। अच्छा, आईडीआर मतलब फॉरेन कंपनीज इंडिया आ रही हैं पैसा उठाने। एकदम सही। वो आईडीआर इशू करते हैं जो एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड होते हैं ताकि वो इंडियन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को टैप कर सकें। अमेजिंग। इस फाइनेंशियल दुनिया में लोग टर्म्स ऐसी यूज करते हैं ना, मार्केट जैर्गन्स, थोड़ा इसको भी डिकोड करते हैं। बिल्कुल। मार्केट में दो जानवर सबसे फेमस हैं, बुल और बेयर। बुलिश मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, सब खुश हैं। बेरिश मतलब पुअर मार्केट परफॉर्मेंस। जहां मार्केट में पहली बार बिल्कुल नए शेयर्स आते हैं, पर ओएफएस मतलब ऑफर फॉर सेल, जिसमें प्रमोटर्स अपने ही एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचते हैं। मतलब ओएफएस में कोई नया पेपर क्रिएट नहीं होता मार्केट में। और हाँ, मैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर कहाँ स्टैंड करती हूँ? अगर आपकी सब्सक्रिप्शन वैल्यू की लिमिट 2 लाख रुपए से कम है किसी इशू में, तो आप एसेंशियली रिटेल इन्वेस्टर मानी जाएंगी। अब अगर आप किसी रिलायबल हिस्ट्री वाली पुरानी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करती हैं, तो उसे ब्लू चिप स्टॉक कहेंगे। लेकिन अगर किसी ऐसी कंपनी में डाला जिसका प्राइस एक लंबे समय तक कौड़ियों का भाव चल रहा है, तो उसे पेनी स्टॉक कहते हैं। और ब्रोकर्स और जॉबर्स, इनमें क्या डिफरेंस है? ब्रोकर वो होता है जो अपने क्लाइंट्स के लिए बाय और सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करता है एक कमीशन पर। लेकिन जॉबर वो ब्रोकर का भी ब्रोकर होता है। वो आम पब्लिक के साथ डील नहीं करता, बल्कि किसी स्पेसिफिक सिक्योरिटी में स्पेशलाइज करता है और मार्केट मेकिंग करता है। ओह, आई सी। एक टर्म मैंने देखी थी, स्क्रिप या बोनस शेयर। हाँ, कभी-कभी प्रॉफिटेबल कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने के लिए बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के फ्री शेयर्स देती हैं। उन्हें ही स्क्रिप या बोनस शेयर कहते हैं। और सर्किट ब्रेकर? जब मार्केट में अचानक पैनिक होता है और इंडेक्स या स्टॉक्स की प्राइसेस में बहुत स्टीप फॉल या शार्प राइज होने लगता है, तो एक्सचेंज ऑटोमेटिक ट्रेडिंग रोक देता है थोड़ी देर के लिए। इसे ही सर्किट ब्रेकर कहते हैं, जिससे लोग थोड़ी देर रुककर सांस लें और अंधाधुंध बेचना बंद करें। वैसे नॉर्मल ट्रेडिंग आवर्स के बाहर जो अनऑफिशियल ट्रेडिंग होती है, उसे कर्ब डीलिंग कहते हैं ना। और एक वॉलेटिलिटी मेजर भी तो होता है, विक्स इंडेक्स। सुना है इसका निफ्टी के साथ बड़ा डीप कनेक्शन है। हाँ, विक्स इंडेक्स आने वाले 30 दिन के लिए एनएसई पर वॉलेटिलिटी मेजर करता है। इसका निफ्टी के साथ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होता है। जब विक्स ऊपर जाता है, मतलब डर बढ़ रहा है, तो निफ्टी जनरली नीचे आता है। अच्छा, तो अब अगली बार जब हम सब न्यूज़ में
बेरिश मार्केट या सर्किट ब्रेकर सुनेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज्ड फील नहीं होगा कि पता नहीं क्या एलियन टर्म्स बोल दिए। पर इस पूरे जंगल में सबको लाइन में कौन रखता है? द वॉच डॉग्स। द वॉच डॉग्स यानी रेगुलेटर्स। बिना रेगुलेटर्स के आप मार्केट की कल्पना भी नहीं कर सकते। एक सबसे बड़ा अम्ब्रेला बॉडी है FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के बाद रघुराम राजन ने इसे प्रपोज किया था। ये बॉडी क्या स्टैट्यूटरी है? नहीं, ये एक नॉन स्टैट्यूटरी एपेक्स काउंसिल है। इसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करती हैं और इसमें RBI, SEBI, IRDA और PFRDA के हेड्स के साथ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर शामिल होते हैं। ये सभी मिलकर स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। और इंडिविजुअल मार्केट्स को ये सब अलग अलग देखते होंगे। जैसे 1992 में बनी सेबी सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। इसके पास पावर्स काफी स्ट्रांग होती है। क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल और क्वाजी एग्जीक्यूटिव, तीनों पावर्स। म्यूचुअल फंड्स को भी सेबी ही अप्रूव करता है ना? सही कहा। और 1999 में IRDA बनी, जो इंडिया के प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंश्योरेंस सेक्टर्स के नेशनल रेगुलेटर है। पेंशन और ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए PFRDA 2003 में सेटअप की गई। और मनी मार्केट का किंग तो RBI है ही, जैसा हमने पहले बात की। और अगर हम बॉर्डर्स क्रॉस कर लें तो ग्लोबल लेवल पे कौन हैंडल करता है? ग्लोबल स्टेज पर FSB है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए ये G20 के अंदर बनाया गया था। साथ ही IOSCO है, जो ग्लोबल सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स की मिलजुली बॉडी है, जो FSB के साथ रिफॉर्म पर काम करती है। आई सी। मार्केट के रेगुलेटर्स एकदम रेफरीज की तरह काम करते हैं। बिना इनके गेम में रूल्स फॉलो नहीं होंगे और पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो इस गहन विश्लेषण को रैप अप करते हैं। आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा ओवरनाइट लोन कॉल मनी में और एक बड़ा ग्लोबल रेगुलेटरी काउंसिल दोनों एक ही बड़े फाइनेंशियल इकोसिस्टम के जरूरी हिस्से हैं। उम्मीद है कि इस सब से हमारे सुनने वालों को इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं महसूस हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है सबको एक क्लियर मैप मिल गया है अब इस फाइनेंशियल दुनिया का। लेकिन इस एपिसोड को एंड करने से पहले मैं एक प्रोवोकिंग थॉट छोड़ना चाहती हूँ सबके लिए। बताइए। देखिए, हमने अभी सारे रूल्स, रेगुलेटर्स और रिजिड बॉडीज की बात की, लाइक FSDC और सेबी। पर आजकल हम एक नई वेव देख रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी DeFi और क्रिप्टो करेंसी की। ये एक ऐसी दुनिया है जहां ना कोई नेशनल बॉर्डर्स है और ना ही कोई ट्रेडिशनल सेंट्रल अथॉरिटी। तो आने वाले वक्त में ये ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट बॉडीज इस डिसेंट्रलाइज्ड बॉर्डरलेस टेक्नोलॉजी को कैसे हैंडल या रेगुलेट कर पाएंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है ना? ये कंप्लीटली एक नया फ्रंटियर है जो शायद आज हमारे पढ़े गए सारे पुराने रूल्स को बदल कर रखते। इस बारे में सोचिएगा। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक और इंट्रीगिंग टॉपिक के साथ।